कांग्रेस ने दशकों तक दुनिया को भारत की असली विरासत से दूर रखा। घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतनी ही शान से खिलेंगे। बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। उतार दो, आरंभ है प्रचंड। नमस्कार। चुनावों में अब 100 दिन भी शेष नहीं बचे। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लगातार विस्तार लेता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नई शक्ल सूरत के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की पिक्चर तो क्लियर है। विपक्षी गठबंधन भी इस कोशिश में है कि भले ही कुछ राज्यों में सही, लेकिन एकजुट होना जरूरी है। सारी लड़ाई एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही लड़ी जा रही है, ये तय। अब की बार 400, अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। एनडीए सरकार 400 पार। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। मोदी के लिए स्नेह हर आयु सीमा से परे है। प्रधानमंत्री मोदी सीटों का गणित जोड़ रहे हैं और बीजेपी की जीत के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। विपक्ष दल जोड़ रहा है और बड़ी चुनौती देने के लिए प्रयासरत है। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब ये इतने ज्यादा नाराज है, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। गठबंधन में फिर से हाथ मिले हैं, साथ चलने की बातें हुई हैं और निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। अब जनता भी सब समझ चुकी है। जनता अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मिशन 400 पार के अभियान पर निकले हैं और गठबंधन के नए स्वरूप पर निशाना है। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। एनडीए को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनावी लड़ाई रिकॉर्ड सीटों से जीत ली जाएगी। जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में
थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर से थोड़ा थोड़ा करके जुड़ते गठबंधन को यकीन है कि एक एक करके फिर साथ खड़े होंगे और पीएम मोदी के हैट्रिक के लक्ष्य को रोकेंगे। गठबंधन की स्थिति फिलहाल राज्य के अंदर क्या है? राज्यों के अंदर बहुत जोरदार है। महाराष्ट्र, यूपी में और बिहार में नीतीश कुमार यानी इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है और आपको जल्दी समझ में आएगा क्या होगा। राहुल गांधी जी और उद्धव जी की चर्चा और जल्दी महाराष्ट्र का सिलसिला पूरा हो जाएगा। एनडीए के साथ भी यही कि कुछ साथी कुनबे में आ चुके हैं, कुछ का आना बाकी है, कुछ से बात चल रही है, कुछ से संकेत मिल रहे हैं। गठबंधन के साथ भी यही है कि कुछ दोबारा से साथ आए हैं, कुछ दोबारा साथ आने के संकेत दे रहे हैं, कुछ से बात बन रही है, कुछ से बात चल रही है। तैयारियां जोरों पर हैं, मुद्दों का शोर उठने लगा है, वोटों के सियासी समीकरण बनने लगे हैं, लेकिन एक बात दोनों तरफ है। एनडीए के आत्मविश्वास के पीछे मोदी का मुद्दा, गठबंधन को एकजुटता के यकीन के पीछे मोदी ही मुद्दा। लोकतंत्र में मतलब जिसके साथ जनता होती है उनको सत्ता मिलती है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि जो 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, इस लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में धारा 370 हटाने पर देश से 370 सीटें बीजेपी को और एनडीए को 400 पार का वादा मांग रहे हैं। धर्म से लेकर कर्म तक के हर मोर्चे पर सारा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गठबंधन ने अपनी गति बढ़ाई है और अब चुनावों की बिसात सज चुकी है। सात महीने पहले की चुनावी राजनीति में पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्षी एकता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक मोदी की हैट्रिक को रोकने को लेकर कई बैठकें हुई। लेकिन अब जब आम चुनाव होने को हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही कई दलों ने या तो घर वापसी की या वापसी के संकेत दिए। वहां नेतृत्व नहीं, वहां कंफ्यूजन है। यहां नेतृत्व है, यहां समन्वय है। विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। आम चुनावों के एक मुहाने पर प्रधानमंत्री मोदी मजबूती से खड़े हैं। उन्हीं से लड़ना है विपक्ष को और तय करनी है केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका। लेकिन जैसे जैसे आम चुनावों की घोषणा की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द राजनीति की रंगत और संगत भी बदलती जा रही है। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। देखिए कोई कसर रहती, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। ये दो बयान चुनावी राजनीति की स्पष्ट पिक्चर बना रहे हैं। एक में घर वापसी के बाद अंतिम सांस तक साथ निभाने का वादा है, तो दूसरे बयान में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के लिए कृतज्ञता का गहन भाव है। और ये तस्वीरें ही बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं।
एक बहुत अच्छा टीम है इस पार्टी में। एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से मैंने देखा है कि एकनाथ जी, श्रीकांत जी पार्टी के नेता काम करते हैं, जो दूसरी पार्टियों में और इस पार्टी में बहुत अंतर है। तो मैं एक डेमोक्रेटिक विचारधारा में मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और एक नेता हूं, और इसलिए मुझे एक डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से काम करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं शिंदे साहब का, पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहाँ ये सवाल है कि क्या हुआ है ऐसा कि कल तक जो मोदी मैजिक को मिटा डालने की कस्में दोहरा रहे थे, वो आज शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। लड़ाई जिस एनडीए से थी, वही एनडीए अब हार रहा है। पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आई, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। विपक्ष की दलील पर पीएम मोदी की अलग व्याख्या है। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। ये तो बीजेपी के एजेंडे और शीर्ष नेताओं के बयानों से तय था कि मिशन 400 पार के लिए हर एक दोस्त की जरूरत है। नए साथियों का साथ चाहिए ही होगा, और इसके लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे काफी पहले से खोल दिए थे। अभी भी सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में चर्चा है कि जयंत जल्दी ही एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने साथियों को जोड़ने या घर वापसी की शुरुआत भी यूपी से काफी पहले ही कर दी थी। कभी पीएम मोदी को ललकारने वाले राजभर पीएम मोदी के समर्थन में एनडीए में ही लौट आए। देखिए, जातिवार जनगणना में एफिडेविट हमारे देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट दिए हैं कि नहीं कराएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं, 3 साल नहीं कराए। बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे तो वो चुनाव घोषणा पत्र में भी दे दिया। अब इधर सुन रहे हैं कि बिजली का दाम बढ़ने वाला है। जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले, 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। जो नीतीश गठबंधन इंडिया के सूत्रधार थे, बिहार जैसे बड़े राज्य में बीजेपी का सरदर्द थे, प्रधानमंत्री को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए थे के साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं। और जिनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, वही नीतीश खिड़की के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम पर वापस लौट आए। महाराष्ट्र से कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा और कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पीएम मोदी की नीतियों से सहमत होते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए, तो दक्षिण से जेडीएस ने मोदी का हाथ थाम लिया। कोई बड़ी बात नहीं कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू भी जल्द ही एनडीए के खेमे में खड़े मिले। चुनावी समय में बीजेपी जमकर बैटिंग कर रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से पिछड़े और दलित वोटर साधे तो उनकी राजनीति करने वाले नीतीश लौट आए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की तो यूपी में जयंत विचार करने लगे। दक्षिण में भारत रत्न नरसिम्हा राव को दिया तो कई साथी साथ आने के मंसूबे बनाने लगे। स्वामीनाथन को भारत रत्न से किसानों तक संदेश भेजा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को भी एनडीए में शामिल होने से परहेज नहीं रहा। लक्ष्य बड़ा है बीजेपी का, तो साथियों का कुनबा बड़ा होना भी लाजमी है। चुनावों की घोषणा में कुछ ही समय बाकी है, तब तक और क्या बदले एनडीए की सूरत, ये समय पर पता लगेगा। दरअसल बीजेपी ने अपने लिए टारगेट भी बहुत बड़ा सेट किया। अकेले बीजेपी 370 और पूरे एनडीए के साथ इस बार 400 पार का नारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही आता है।
ऐसे में क्या एनडीए के जितने दल हैं वो पर्याप्त हैं 400 के इस आंकड़े को पार करने के लिए, या फिर दक्षिण के लिहाज से एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है? हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन नंबर 1 बनाना चाहते हैं। एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि इसके लिए पहले बीजेपी को 370 का तय लक्ष्य पार करना पड़ेगा और इस रास्ते में दक्षिण भारत की चुनौती उसे स्वीकार करनी ही होगी। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। अब की बार फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को इन 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 29 पर जीत मिली थी, जिसमें 25 सीटें अकेले कर्नाटक से ही मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। तेलंगाना से 4 सीटें मिली। इस बार दक्षिण में बीजेपी का ग्राफ संभालने के लिए दक्षिण की राजनीति की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संभाली और ताबड़तोड़ दौरे किए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में रामेश्वरम, श्रीरंगम समेत सभी प्रमुख मंदिरों में गए। काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम जैसे आयोजनों को जनता तक पहुंचाया और उत्तर भारत दक्षिण भारत को साथ लाकर बीजेपी को उससे जोड़ने की कोशिश की। केंद्र की विकसित भारत यात्रा भी दक्षिण में गई। अनुमान है कि चुनाव प्रचार में पीएम मोदी दक्षिण पर सबसे अधिक फोकस करेंगे। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है। इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति सबसे कमजोर है। दरअसल वहां कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अपना वर्चस्व अभी तक नहीं रखती आई थी। क्षेत्रीय दलों की राजनीति ही हावी थी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, तो ये संकेत है कि अब दक्षिण में राष्ट्रीय पार्टियों की जगह बढ़ रही है। बीजेपी ने दक्षिण से अपनी सीटें बढ़ाने की रणनीति पर काफी काम किया है। कर्नाटक में जेडीएस को साथ लाए हैं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से चर्चाएं अंतिम दौर में हैं। तमिलनाडु में छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और केरल में भी स्थानीय दलों के साथ तालमेल बढ़ा रही है। वैसे बीजेपी ने संकेतों की राजनीति में भी दक्षिण को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन में तमिलनाडु से आए सेंगोल को स्थापित किया तो तमिलनाडु से भावनात्मक रिश्ता जुड़ा। बीजेपी ने दक्षिण के किले को भेदने की तैयारियां भरपूर की हैं। बाकी नतीजा बताएगा कि क्या पाया और क्या खोया। – 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक को रोकने के लिए एक नए गठबंधन का गठन हुआ। इंडिया नाम दिया गया, बहुत तामझाम के साथ एकता का नारा लगाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस एकता में अनेकता नजर आने लगी। पर जब चुनाव सर पर हैं तो एक बार फिर यह कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह मिलकर नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका जाए। यानी जो इंडिया गठबंधन अब तक बिखरा बिखरा नजर आ रहा था, वो कई जगहों पर अब आकार ले रहा है और सीटों पर समझौता हो रहा है।
छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन शने शने बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। यानी महागठबंधन की वो सूरत बननी शुरू हो रही है जो मोदी की हैट्रिक को रोकने के लिए 2024 के चुनावी महायुद्ध में उतरेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में विपक्षी गठबंधन पुराने मनभेदों को भुलाकर एकजुट होने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4-3 से डील डन हो गई है। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में आई है। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी को मिली है। हरियाणा में भी एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। लेकिन पंजाब में बात नहीं बन पाई। पंजाब में दोनों दल अलग अलग चुनावी ताल ठोकेंगे। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को मिल गई है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस बीजेपी ने 2019 में दिल्ली की 7 सीटें जीती, जिसे दिल्ली वालों ने 5 साल पहले करीब 57% वोट दिए, क्या उसके सामने ये गठबंधन काम कर पाएगा? विपक्ष की कोशिश है कि 2019 के नतीजों को पलटा जाए। लेकिन क्या वाकई 2014 और 2019 की सूरत को बदलना आसान होगा, खासकर तब जब 400 प्लस का बीजेपी ने टारगेट लॉक कर दिया है? मैं तो अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं, क्योंकि अभी तक आपको अपना जेल नहीं भेजा गया है, इसलिए आप भी चुनाव लड़िए और जो है पश्चिमी दिल्ली से लड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। और जितने आपके कद्दावर नेता हैं, आपको सभी को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। दिल्ली की जनता के मन में केवल मोदी है, दिल्ली की जनता के मन में केवल विकास है। आज जो पूरे देश में हमारा सम्मान हुआ है वो है। सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में कुछ दिन पहले तक जो असमंजस की स्थिति थी, जो ना नुकुर वाले हालात थे, उन पर से अब धुंध की चादर हट रही है और तस्वीर साफ हो रही है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर बात बन गई है और जो लड़के अलग अलग दिशा में थे वो अब अच्छे लड़के बनकर यूपी में वापस आ गए हैं। फॉर्मूले के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से 17 पर कांग्रेस लड़ेगी, तो बाकी की अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत उसके दूसरे सहयोगी दांव आजमाएंगे। जबकि मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 पर कांग्रेस लड़ेगी, वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी ताल ठोकेगी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी। कुल मिलाकर चुनाव का मेला सजना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, तमाशा और रंगीन होता जाएगा। जनता घूम घूम कर सबके खेल देखेगी, फिर बताएगी
कि किसके तमाशे में उसकी तमन्नाओं के अक्स हैं और किसके तमाशे में फरेब है। गठबंधन इंडिया के सामने बड़ी विकट सी परिस्थिति। दिल्ली जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है जो पंजाब में जाकर टूट जाती है। कई मुद्दों पर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ नजर आते हैं, लेकिन बंगाल में एक भी सीट देने से इनकार कर दिया जाता है। इसीलिए भले ही कुछ राज्यों में बात बन रही है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के साथियों को काफी सारी समस्याएं सुलझाने की जरूरत है। पीएम मोदी की ये यात्रा केवल काशी में अपने व्यक्तित्व का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थी। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश के चुनाव में चमत्कार रचने के लिए थी। एक ऐसा चमत्कार जो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने का जरूरी रास्ता है। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि कुर्ते के रंग से भी राजनीति कैसे बदली जाती है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि रोड शो के रास्ते से कैसे जीत के मुहावरे बदले जाते हैं। लेकिन महागठबंधन में शामिल पार्टियां शायद ये समझ नहीं पा रही हैं। दिल्ली और यूपी में गठबंधन के बाद कांग्रेस खुश है। अखिलेश जी, प्रियंका, हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सीट पर पेच अब भी फंसा है। बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूँ। बंगाल में 2019 में टीएमसी कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं था। 42 सीटों पर जब वोटिंग हुई तो टीएमसी को 22 सीटें मिली, बीजेपी के हिस्से में 18 सीटें आईं और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसीलिए जब टीएमसी ये बोलती है कि कांग्रेस को वो 2 और 4 सीटें ऑफर करने को तैयार है, तो अधीर रंजन भड़क जाते हैं। ये दुविधा में है, क्या करें। इसलिए हाँ या ना इनकी पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से होना चाहिए, आधिकारिक रूप से होना चाहिए। लेकिन आधिकारिक रूप से ये नहीं कहे जाते हैं कि गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अधीर चौधरी को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये सबको मालूम है कि इस तरीके से पिछले कई सालों से वो यहाँ पर बंगाल में, जबकि तृणमूली कांग्रेस है जो बीजेपी को रोक सकता है, हर एक चुनाव में ये सबूत हो गया। वो एंटी बीजेपी फोर्स तृणमूल को डाउन करने के लिए, मेलाइन करने के लिए और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए जो करना चाहिए वो सब कर रहा है। ममता बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है, अभिषेक बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है। बात सिर्फ बंगाल में नहीं अटकी है, महाराष्ट्र की गुत्थी भी अभी सुलझ नहीं सकी है। गठबंधन को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की है, जिसके बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि जल्द ही सब कुछ फाइनल होगा। राहुल गांधीजी मगाशी बोलले आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न लवकर सुटावा, देशातल्या अन्य राज्यांचे प्रश्न सुटत आले, अशी सूचना राहुल गांधींनी पवार साहेबांना केलेली आहे आणि त्यावरून आता मला वाटतं त्याला गती येईल। महाविकास आघाड़ी के साथ हमारा बातचीत चालू है। 27-28 वो हमारा सीट डिवीजन पूरा हो जाएगा। इसके पहले हमने अपने कैंडिडेट्स के बारे में छानबीन करने का और पैनल सब बनाने का ये काम आज हमने हमारे इलेक्शन कमेटी ने तय करेंगे। इसलिए आज ये मीटिंग बुलाया है। महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां हैं उनसे हमारे निरंतर वार्तालाप कर रहे हैं।
फॉर्मल सिटिंग 27-28 को होगा और एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार सबसे ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में 8 सीटों पर पेच फंसा है। उन 8 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश में है। हमारा जो सीट शेयरिंग का जो मसला है उसमें मेरिट के आधार पर हम लोग उसमें हम लोग सोच रहे और वो 27-28 को ये मामला सीट शेयरिंग का खत्म हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फार्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फार्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फार्मूला है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ थी, इसलिए मोदी लहर में बीजेपी को 23 सीटें मिल गईं और शिवसेना को 18। कांग्रेस 1 सीट जीत पाई और एनसीपी 4। ओवैसी की पार्टी को भी यहां 1 सीट मिल गई थी। 2019 से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि मोदी महाराष्ट्र का सियासी माहौल विरोधियों के खिलाफ कर देंगे। शरद पवार, जिनको राजनीति का सबसे बड़ा दिग्गज माना जाता है, उनको तक अंदाजा नहीं हो पाया कि कैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई। इस बार भी जब गठबंधन पर बात नहीं बन पा रही तो पीएम मोदी इंडिया गठबंधन को वही पुराना डर दिखा रहे हैं। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। केरल में बनी बनाई बात बिगड़ गई और लेफ्ट और कांग्रेस का हाथ अलग हो गया। ये एक बड़ा झटका है। सियासी जोड़ तोड़ के बीच नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक असंभव इतिहास को संभव बनाने निकले हैं। गठबंधन की राजनीति केवल आंकड़ों का ही खेल नहीं मानी जाती, या यूं कहें कि दलों के बीच सिर्फ सीटों का गणित अच्छा रहे तभी बात बने, यह आवश्यक नहीं। जरूरी होता है कि केमिस्ट्री हो, यानी गठबंधन के साथियों के दिल कितने मिल रहे हैं, उनमें कितने कम मतभेद हैं, मतभेद अगर हैं भी तो उनको मिलकर कैसे सुलझाया जा सकता है। यही है गठजोड़ सियासत की असली केमिस्ट्री। चुनाव से पहले दलों की एक से एक दोस्तियां गुल खिला रही हैं। पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले केजरीवाल और कांग्रेस की केमिस्ट्री जम गई है। इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। यूपी में दोस्ती तो पुरानी जरूर थी, लेकिन नतीजे अच्छे ना निकलने के कारण थोड़ा मनमुटाव था। पर मकसद जब बड़ा हो तो पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की साइकिल पर बैठने को तैयार हो गए। इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूं। ममता और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है, कितनी बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन बात हो रही है तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि मतभेदों को दूर करने की कोशिशें जारी है। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है। अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बातचीत चल रहा है। लेकिन सवाल है कि ये कैसे हुआ? एक महीने पहले तक जिन दलों के बीच दरारें नजर आ रही थी, उनमें दोस्ती कैसे हो गई? कारण सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। राजनीतिक दुश्मन को हराने के लिए दरारों को भरना जरूरी है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के हिस्से 303 सीटें आई थी और एनडीए के हिस्से में 352। यूपीए को सिर्फ 91 सीटें मिली। कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी। ममता को बड़ा नुकसान हुआ था, 22 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10 और अखिलेश को 5। अब 2019 का वोट प्रतिशत देखिए। बीजेपी को अकेले 37.7% वोट मिले थे।
कांग्रेस को सिर्फ 19.7%, टीएमसी को 4.1%, समाजवादी पार्टी को 2.6%, आम आदमी पार्टी को 0.4%। इसी तरह एनडीए के हिस्से में 38.5% वोट आए थे और यूपीए के हिस्से में 27.2%। यही वो आंकड़े हैं जिसने इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही जुड़ भी रहे हैं और आत्मविश्वास भी लौट आया है, कांग्रेस का भी और अलायंस का भी। यानी गणित ने दिमाग के केमिकल लोचे को झकझोरा तो दिल बोले कि हाथों को और ताकत से थामा जाए। हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी में भारतीय जनता गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। कुल मिलाकर चुनाव में रौनक आ गई है, खासकर इंडिया अलायंस की राजनीति में। इतने चेहरे, इतने मुहरे और इतने पैंतरे खुलते जा रहे हैं कि पूछिए मत। अब ये सारे समझ चुके हैं कि मोदी को रोकना है तो सबको साथ रहना होगा। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।